हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th हमारे अतीत का दूसरा चैप्टर नए राजा और उनके राज्य। हम आपको बताएंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर, लेकिन इस पाठ को एक बार अवश्य पढ़ लें ताकि आपको जो यहाँ पर हम प्रश्न के उत्तर जो यहाँ पर बताने वाले हैं वो सब आपको अच्छे से समझ आ जाएं। आप लगातार इसी प्रकार देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ। तो बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पर अभ्यास प्रश्न उत्तर, और सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं पाठ में पूछे गए प्रश्न, यानी कि जो पाठ के बीच बीच में आपके प्रश्न हैं उनके उत्तर। पहला प्रश्न है आपके लिए, क्या आपके विचार से उस दौर में एक शासक बनने के लिए क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण था? और आप देखें, ये प्रश्न मिलेगा आपको अपने पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 17 पर, यानी कि 17 नंबर पेज पर आप देखें, वहाँ पर आपको इस प्रकार का एक प्रश्न मिलेगा पाठ के बीच में। इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप? उत्तर लिखेंगे, हमारे विचार से उस दौर में एक शासक बनने के लिए क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण नहीं था। भारत के कई गैर क्षत्रिय शासक हुए, जिनमें कदम्ब, मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया। इसके अतिरिक्त कई और भी शासक हुए जो क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन उस दौर में भारत के अधिकांश शासक क्षत्रिय थे। समझ गए ना बच्चों आप? इस प्रकार से आप जो है पहले प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर दूसरा प्रश्न, और दूसरे प्रश्न में पूछा गया है, प्रशासन का यह रूप आज की व्यवस्था से किन मायनों में भिन्न था? और ये प्रश्न मिलेगा आपको पेज नंबर 18 पर। आप 18 नंबर पेज पर देखिए अपनी किताब के, वहाँ पर आपको ये प्रश्न मिलेगा। इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे। उत्तर लिखेंगे, मध्यकाल में भारत में राजतंत्र कायम था। राजतंत्र में शासक वंशानुगत हुआ करते थे, अर्थात राजा का पुत्र ही राजा होता था। लेकिन आज की प्रशासनिक व्यवस्था लोकतांत्रिक है, जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन करते हैं। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही सरकार का गठन करते हैं। मध्यकाल में जनता किसी भी राजा का ना तो चुनाव कर सकती थी और ना ही उसे हटा सकती थी। तो समझ गए ना बच्चों आप किस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे? आज में और पुराने राजाओं में क्या अंतर था? उनके ज़माने में किस प्रकार से चुनाव नहीं हुआ करता था, बल्कि वंशानुगत जो है राजा बना करते थे। और आज के ज़माने में क्या होता है? मतदान होता है, जिसे आप मतदान के नाम से जानते हैं। चुनाव के द्वारा सरकार का गठन किया जाता है। इस प्रकार आप दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद बच्चों ध्यान दें, ये है आपका तीसरा प्रश्न, और यहाँ पर तीसरे प्रश्न में पूछा गया है, मानचित्र 1 को देखें और वे कारण बताइए जिनके चलते ये शासक कन्नौज और गंगा घाटी के ऊपर नियंत्रण चाहते थे। और ये प्रश्न आपको कहाँ मिलेगा बच्चों? ये प्रश्न मिलेगा आपको पेज नंबर 21 पर। आप देखें अपनी पाठ्य पुस्तक के पाठ के बीच में देखें, आप 21 नंबर पेज पे आपको ये प्रश्न दिखाई देगा। और इस प्रश्न का उत्तर आप क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे, 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी के पूर्वार्ध तक कन्नौज भारत का राजनीतिक शक्ति का केंद्र था। कन्नौज उत्तर भारत के मध्य में स्थित था, इसलिए गुर्जर प्रतिहार पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने लंबे समय तक कन्नौज के लिए संघर्ष किया, जिससे इन शासकों का कन्नौज पर नियंत्रण कायम हो सके। चूँकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। समझ गए ना बच्चों आप किस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे? ये है आपका तीसरा प्रश्न, और इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। ये देखें इसका उत्तर। इसके बाद बच्चों आगे बात करते हैं यहाँ पर चौथा प्रश्न, और चौथा प्रश्न है, प्राचीन व मध्यकाल के राजाओं द्वारा कई तरह के दावे किए जाते थे। आपके विचार से ऐसे दावे उन्होंने क्यों किए होंगे? और आपको ये प्रश्न मिलेगा पेज नंबर 19, यानी कि 19 नंबर पेज पर आप देखें अपनी पाठ्य पुस्तक के, वहाँ पर आपको ये प्रश्न मिलेगा। आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे जैसे आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। उत्तर है, कई प्रशस्तियों में शासक कई तरह के दावे करते थे। मिसाल के लिए शूरवीर विजय योद्धा के रूप में समुद्रगुप्त ने अपने प्रशस्ति में वर्णन किया कि आंध्र, सैंधव, विदर्भ और कलिंग के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। इस तरह के दावे शासक अपने आप को सम्मानित और गौरवान्वित करने के लिए करते थे। तो इस प्रकार से आप
इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद बच्चों आप ध्यान दें, ये है आपका 5वां प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि मानचित्र 1 को दोबारा देखिए, आप फिर से देखेंगे और विचार विमर्श कीजिए कि चाहमानों ने अपने इलाके का विस्तार क्यों करना चाहा होगा। तो क्यों करना चाहा होगा, आपको ये प्रश्न मिलेगा बच्चों, आप ध्यान दें, ये प्रश्न आपको मिलेगा पेज नंबर 21 यानी 21 नंबर पेज पर आप देखेंगे, आपको ये प्रश्न दिखाई देगा। इस प्रश्न का उत्तर आप किस प्रकार से लिखेंगे, चलिए यहाँ पर देखें। उत्तर होगा, चाहमान दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गहड़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चौहानों ने अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अपने साम्राज्य में विस्तार करना चाहा। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। ध्यान दें बच्चों, ये है आपका 5वें प्रश्न का उत्तर। इसके बाद आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह है आपका 6वां प्रश्न। क्या आपको लगता है कि महिलाएं इन सभाओं में हिस्सेदारी करती थी? क्या आप समझते हैं कि समितियों के सदस्य के चुनाव के लिए लॉटरी का तरीका उपयोगी होता है? और ये प्रश्न मिलेगा बच्चों आपको 27 नंबर पेज पर। आप देखेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक के 27 नंबर पेज पर आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा। आप इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। उत्तर लिखेंगे आप, महिलाओं का सभाओं में भाग लेने का प्रमाण इतिहास के किसी साक्ष्य में नहीं मिला है। चोल प्रशासन के कुछ समितियों में ही सदस्यों का चुनाव लॉटरी से किया जाता था, बाकी सदस्यों का चुनाव प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जाता था। कुछ समितियों के सदस्यों के चुनाव के लिए लॉटरी का तरीका सही है। तो आप देख रहे हैं ना बच्चों, किस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद आइए देख लेते हैं, ये प्रश्न हैं आपके पाठ के अंत में पूछे गए प्रश्न हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पाठ के अंत में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो यहाँ पर जो है प्रश्न है पाठ के अंत में, देखें आप, जहाँ पर प्रश्न आपके शुरू होते हैं, फिर से याद करें। और सबसे पहला प्रश्न आपके लिए, जोड़ा बनाओ। तो किस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न है, आप ध्यान दें। जोड़ा बनाना है आपने गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल और चोल के साथ यहाँ पर जो दिए हुए हैं इनको आपस में मिलाना है, यानी कि सुमेल करना है आपने, इनका जोड़ा बनाना है, कौन सा सही है, किसके साथ फिट बैठेगा। उत्तर लिखेंगे आप गुर्जर प्रतिहार में आप लिखेंगे गुजरात और राजस्थान, राष्ट्रकूट के साथ लिखेंगे पश्चिमी दक्कन, पाल के साथ लिखेंगे बंगाल और चोल के साथ तमिलनाडु। ये आपका उत्तर होगा। आप ध्यान दें, इस प्रकार से आप इसे सुमेल कीजिए। तो ये है ना आपका प्रश्न, और इस प्रकार से आप इसे सुमेल करते चले जाएंगे और आपका उत्तर बन जाएगा। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है आपका, ये दूसरा प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष कौन कौन से थे? आपने पढ़ा था ना कि त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, तो उसमें तीनों पक्ष कौन कौन से थे? तो उत्तर लिखेंगे आप, त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष, नंबर 1 गुर्जर प्रतिहार, नंबर 2 राष्ट्रकूट और नंबर 3 पाल। इस प्रकार से आप अपने प्रश्न का उत्तर देंगे। और इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या थी? समझ गए ना आप प्रश्न को। तीसरा प्रश्न है, चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या थी? तो आप उत्तर में लिखेंगे, चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए निम्न शर्तें आवश्यक थी। और क्या क्या शर्तें थी वो? नंबर 1 आप देख सकते हैं यहाँ पर, नंबर 1 सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है। और नंबर 2 लिखेंगे आप, उनके पास अपना घर होना चाहिए। नंबर 3 उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें ईमानदार होना चाहिए और उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर यह है तीसरा प्रश्न और इसका उत्तर ये है आपके लिए। इसके बाद बच्चों ध्यान दें, आप देखते हैं यहाँ पर चौथा प्रश्न, चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर कौन से थे? और उत्तर लिखेंगे, चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले नगर कौन कौन से थे बच्चों? उत्तर में आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से नगर थे। नंबर 1 कन्नौज, नंबर 2 बनारस, नंबर 3 इंद्रप्रस्थ, नंबर 4 प्रयाग।
तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। और इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर आएगा, आइए समझें। आप देख रहे हैं यहाँ पर आइए समझें। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में एक नज़र डालें, वहाँ पर आपको इस तरह का प्रश्न मिलेगा। और यहाँ पर ये 5वां प्रश्न है, राष्ट्रकूट कैसी शक्तिशाली बने। उत्तर लिखेंगे, राष्ट्रकूट शुरू में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग ने चालुक्यों की अधीनता से इनकार कर दिया। बाद में चालुक्यों को उसने हराया और अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि की। इस प्रकार से आप इस 5वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों 6ठा प्रश्न है, नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या किया। तो यहाँ पर जो उत्तर क्या लिखेंगे आप, नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए निम्नलिखित कार्य किए। और क्या क्या कार्य किए, आइए यहाँ पर जान लेते हैं। पहला कार्य किया, राजा लोग नए राजवंशों को अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। नंबर दूसरा कार्य, अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित कर देते थे। नंबर तीसरा, कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। और नंबर चौथा, उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। इस प्रकार से आप ये पॉइंट लिखकर अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। देख रहे हैं ना आप यहाँ पर, ये आपका 6ठा प्रश्न और ये है इसका उत्तर। इसके बाद बच्चों आइए देख लेते हैं आगे और क्या प्रश्न है। 7वां प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर। 7वां प्रश्न है, तमिल क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ। तो आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, तमिल क्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्था का विकास निम्न प्रकार से हुआ। और किस प्रकार से हुआ ये लिखेंगे आप पॉइंटों में। नंबर 1, प्राकृतिक झीलों से सिंचाई की व्यवस्था की गई। नंबर 2, अनेक नहरों को निर्मित किया गया। और तीसरा लिखेंगे, कई तालाबों और हौजों को निर्मित किया गया। नंबर 4, अनेक क्षेत्रों में नए कुएं खुदवाए गए। इस प्रकार से आप जो है इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। 7वां प्रश्न है आपका ये और इसका उत्तर इस प्रकार से यहाँ से देख के आप लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों 8वां प्रश्न है, चोल मंदिरों के साथ कौन कौन सी गतिविधियाँ जुड़ी हुई थी। तो आप पढ़ा होगा, आपने अपने पुस्तक में पढ़ा होगा, अपनी किताब में पढ़ा होगा कि चोल मंदिरों के साथ कौन कौन सी गतिविधियाँ जुड़ी थी। चलिए आपको याद नहीं है, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। चोल मंदिरों के साथ निम्नलिखित गतिविधियाँ जुड़ी हुई थी। और कौन कौन सी जुड़ी हुई थी। नंबर 1, चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ठीक है ना बच्चों। और नंबर 2, ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। इसके बाद नंबर 3 लिखेंगे आप, ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। नंबर 4, मंदिर के लिए काम करने वालों में पुरोहित, मालाकार क्या होता है, गार्डनर जिसे कहते हैं, माली और बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक आदि इत्यादि प्रमुख थे। और उसके बाद बच्चों 5वां पॉइंट लिखेंगे आप, मंदिर सिर्फ पूजा पाठ आराधना का ही केंद्र नहीं थे बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। इस प्रकार आप इस 8वें प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। ये है आपका 8वां प्रश्न और ये है इसका उत्तर। इसके बाद बच्चों चलिए देख लेते हैं आगे 9वां प्रश्न और ये प्रश्न मिलेगा आपको, आइए विचार करें। देख रहे हैं ना आप यहाँ पर, अपनी पाठ्य पुस्तक में देखें और आप भी विचार करें। 9वां प्रश्न है, मानचित्र 1 को दोबारा देखें और तलाश करें कि जिस प्रांत में आप रहते हैं उसमें कोई पुरानी राजशाहियाँ यानी राजाओं के राज्य भी थे या नहीं। तो उत्तर में आप क्या लिखेंगे, इस 9वें प्रश्न का उत्तर लिखेंगे आप, मानचित्र 1 का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि जिस राज्य में हम रहते हैं वहाँ इंद्रप्रस्थ नामक राजशाही स्थापित थी जिसे हम दिल्ली के नाम से जानते हैं। इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य राजशाही और वर्तमान प्रांत का नाम इस प्रकार से है जो कि आप यहाँ पर से लिख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर राजशाही और यहाँ पर वर्तमान प्रांत का नाम, तो गुर्जर प्रतिहार गुजरात पश्चिम मध्य प्रदेश, और पाल बंगाल बिहार, उत्कल उड़ीसा, और पूर्वी चालुक्य आंध्र प्रदेश, और राष्ट्रकूट महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटका, चोल के लिए तमिलनाडु, चेर केरल, और इसी प्रकार पांड्या के लिए दक्षिणी तमिलनाडु। तो इस प्रकार से आप इसको भी लिखें। साथ साथ ये आपका थोड़ा लंबा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो 9वें प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से ध्यान से लिखें और इन्हें याद भी करें। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है 10वां, जिस तरह के पंचायती चुनाव हम आज देखते हैं उनसे उत्तर मेरू के चुनाव
किस तरह से अलग थे। तो उत्तर में क्या लिखेंगे आप 10वें प्रश्न का, वर्तमान समय के पंचायत चुनाव उत्तर मेरुरु के चुनाव में अंतर। और क्या अंतर था, यहाँ पर आप इस प्रकार से एक टेबल बना सकते हैं और टेबल में दोनों की बातें अलग अलग लिख सकते हैं। वर्तमान समय में पंचायत चुनाव और उत्तर मेरुरु के चुनाव, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा चुनाव। ऐसा ही होता है ना बच्चों, आजकल कैसा चुनाव होता है, वयस्क मताधिकार यानी 18 वर्ष से बड़ी आयु वाले चुनाव में भाग ले सकते हैं। और सार्वभौमिक होता है यानी कि सभी लोग इसमें भाग ले सकते हैं, इसमें कोई जाति धर्म का कोई महत्व नहीं है। और इसी प्रकार यहाँ पर उत्तर मेरुरु में क्या होता है, लॉटरी पद्धति द्वारा विभिन्न समितियों के सदस्य चुनाव करते थे। उसके बाद दूसरा है मतदाता अपने पसंद के उम्मीदवारों को मत देता है। और यहाँ पर क्या होता था, उत्तर मेरुरु में चुनाव पूर्ण रूप से प्रत्याशियों के भाग्य पर निर्भर था, क्योंकि लॉटरी तो भाग्य पर ही चलती है। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों 11वां प्रश्न है, आइए करके देखें। और क्या देखें यहाँ पर, 11वां प्रश्न आपके लिए, इस अध्याय में दिखलाए गए मंदिरों से अपने आसपास के किसी मौजूदा मंदिर की तुलना करें और जो समानताएं या अंतर आप देख पाते हैं उन्हें बताएंगे। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप चाहे तो स्वयं भी लिख सकते हैं। आपके आसपास के मंदिरों को आप देखें और देखते ही होंगे, तो आप अपने आसपास के मंदिरों के बारे में भी समानताएं देख सकते हैं, उस ज़माने से मिला सकते हैं। लेकिन फिर भी हम आपको उत्तर बताते हैं किस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उत्तर लिखेंगे, असमानताएं, इस अध्याय में दिखलाए गए मंदिर द्रविड़ शैली के स्थापत्य कला द्वारा निर्मित हैं, लेकिन वर्तमान में यानी कि आजकल के समय में अधिकांश मंदिर वेसर शैली स्थापत्य कला द्वारा निर्मित हैं। वेसर शैली में द्रविड़ और नागर शैली का सम्मिश्रण होता है। ध्यान रखें आप, जो वेसर शैली है बच्चों, उसमें द्रविड़ और नागर शैली का सम्मिश्रण होता है। और समानताएं क्या थी, इन दोनों मंदिरों में समानता यह है कि इन दोनों मंदिरों के गर्भगृह में ही मूर्ति स्थित होती है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का 11वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिख सकते हैं और इसे अच्छे से याद भी करें। इसके बाद बच्चों चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। आज के समय में वसूले जाने वाले करों के बारे में और जानकारी हासिल करें। क्या ये नगद के रूप में है, वस्तु के रूप में है या श्रम सेवाओं के रूप में। तो जानते हैं बच्चों आप आजकल जो कर होता है टैक्स के बारे में जानते हैं। उत्तर में लिखेंगे आप, उत्तर में लिखेंगे वर्तमान समय में प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के रूप में कर वसूल किए जाते हैं या वसूले जाते हैं। प्रत्यक्ष कर के रूप में आयकर, संपत्ति कर, उत्तराधिकारी कर, मृत्यु कर आदि, और अप्रत्यक्ष कर के रूप में उत्पादन शुल्क, बिक्री कर आदि प्रमुख हैं। आप भी अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, अपने पापा से, वे भी जो है कर चुकाते हैं। यदि वे नौकरी करते हैं तो इनकम टैक्स के नाम से वो कर चुकाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आप इन करों के बारे में या टैक्सेस के बारे में लिख सकते हैं। आगे यहाँ पर जो है आगे और लिखेंगे आप, वर्तमान समय में सभी कर नगद और चेक के द्वारा जमा किए जाते हैं। किसी भी कर का भुगतान वस्तु के रूप में अथवा श्रम सेवाओं के रूप में नहीं लिया जाता। तो इस प्रकार से आपने देखा, यहाँ पर ये था आपके 12वें प्रश्न का उत्तर। और आप इसे अच्छे से समझें और कर के बारे में, टैक्सेस के बारे में और अधिक जानकारी लेनी हो आप अपने घर में बड़ों से भी ले सकते हैं, अपने पापा से पूछ सकते हैं कि टैक्सेस या कर क्या होते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न के उत्तर के साथ ही यहाँ पर इस पाठ से संबंधित हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। इसी प्रकार आप कक्षा 7 के हमारे अतीत और सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप हमारे साथ लगातार इसी प्रकार जुड़े रहें और देखते रहें। आने वाली प्रत्येक वीडियो के लिए आप जो है बेल आइकन दबाना ना भूलें। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने यार दोस्तों को हमारे साथ जो है चैनल में जोड़ें और उन्हें भी इसका लाभ पहुँचाएँ। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है।